तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की जिला सीरीज का अंतिम वीडियो है। इसी के साथ हमारी जिला सीरीज का समापन हो जाएगा और मैं आज चाहता हूं आप लोगों से, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं कि आज आपको हर किसी को जो भी इस वीडियो को देखता है, जिसे भी ये जिला सीरीज समझ आई, जिसे भी इससे फ़ायदा हुआ, 1% का भी अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप लोग इसमें आज कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये जिला सीरीज कैसी लगी। क्योंकि इसी के आधार पर मैं तय करूँगा कि नेक्स्ट उत्तराखंड की सीरीज इससे भी बेहतर बना सकूं और आप खुद ये महसूस करेंगे कि जो आने वाली जो सीरीज होगी, जिसका नाम होगा इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, यानी उत्तराखंड की इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में कराऊंगा और आप खुद उसको क्या फील करेंगे, जिला सीरीज से भी बेहतर फील करेंगे। ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है, ठीक है। तो आप सभी को आज की वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये जिला सीरीज कैसी लगी, पहली बात। दूसरी बात, जो कल अभी आबकारी का रिजल्ट आया, उसमें जिसका भी चयन हुआ, जिसको भी इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, उन सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान करे आप इसी प्रकार से आगे अपनी सफलता के मार्ग में चलते रहें। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत से एग्ज़ाम होने बाकी हैं। 746 पोस्ट वाला एग्ज़ाम होगा, 854 पोस्ट वाला होगा। तो आपका नसीब जहाँ होगा, आपकी किस्मत में जहाँ पे लिखा होगा कि आपको इस जॉब को करना है, तो आपको वो मिल के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत वहाँ पे आपको नहीं रोक सकती है। हो सकता है कि अब आप एलिजिबल हो चुके हैं, मतलब कहने का मतलब आप इस कंडीशन में पहुँच चुके हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होगा और आप उसको छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसका नहीं भी हुआ वो परेशान मत होना। फिर चांसेस हैं आगे, फिर चांस है। आपकी सफलता जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारी असफलताओं पे पर्दा पड़ जाता है। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम लोग आज जिला सीरीज का अंतिम वीडियो देखेंगे। इसके बाद यानी कल से आपकी 3 क्लासेस परीक्षावाणी के ऊपर होंगी, सिर्फ 3 क्लासेस होंगी। परीक्षावाणी कैसे तैयार करें, परीक्षावाणी के मेन टॉपिक क्या होंगे, और मैं उसको कराऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कैसे नोट्स बनाओ, कैसे उसको पढ़ो। मैं खुद यहाँ पे बुक लेके खड़ा रहूँगा, आप अपने साथ एक हाइलाइटर परीक्षावाणी की बुक लेके बैठना। जो जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा, जो जो सुझाव दूंगा, निर्देश दूंगा, उसको फॉलो करना। आप लोगों को निश्चित रूप से मान के चलिए उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। परीक्षावाणी का हम आगे को देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, होली तक, यानी होली आपकी जो प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, उसके बाद 3 अप्रैल से मान के चलिए आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। इस बात को ध्यान से सुनना, आपकी जो क्लासेस चलेंगी जीएस की, वो चलेंगी 3 अप्रैल से। क्योंकि इस दौरान मैं यहाँ पे हूँगा नहीं, तो 3 अप्रैल के बाद आपको क्लासेस दूंगा मैं। तो इस दौरान होली के टाइम पे 2-3 दिन तो क्लास नहीं आएगी। हो सकता है कुछ क्लासेस के बाद 1 दिन का गैप हो, क्योंकि जैसे अगर सपोज मैं 26 को कोई वीडियो दूँ, हो सकता है उसके अगली वीडियो 28 को आए, आगे 29 को होली है, तो 2 दिन गैप छोड़ के 1 तारीख को वीडियो आए। हो सकता है फिर 2 छोड़ के 3 से प्रॉपर हो। कुछ इस प्रकार से मैं आपका शेड्यूल बना रहा हूँ, क्योंकि होली के टाइम पर रेगुलर वीडियो दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी जीएस की क्लासेस मैंने बता रखी है कि आपकी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मैं इकोनॉमिक्स से शुरू करवाऊंगा। भरोसा करो सब बढ़िया होगा, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री डिटेल से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम है। वर्ल्ड हिस्ट्री उतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ओनली उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो उसने सिलेबस में दिया है, और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इतना भरोसा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी के साथ साथ। बाकी आगे अभी समय है, हम हर चीज़ को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम अंतिम वीडियो जिला सीरीज की तैयार करते हैं, और आप लोगों के साथ जैसा भी आप लोगों को महसूस हुआ आप लोग मुझे बताना है, ठीक है। तो हरिद्वार जिला था आज, बिना मैप के पढ़िए, ऐसे ही समझिए, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं आज। तो आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे मंदिर, यानी यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं हम लोगों ने ये देखना है। वैसे अगर हरिद्वार में देखोगे आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, मंदिर वगैरह दिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मंदिर है उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। पहला मंदिर मनसा देवी का मंदिर है, ठीक है। टॉप में देखा होगा आपने, जो हरिद्वार का होगा, मनसा देवी, एक पर्वत है वहाँ पे, बिल्व नामक का पर्वत, उसी पर्वत पे मनसा देवी का मंदिर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे है, आप बताओगे हरिद्वार में बिल्व नामक पर्वत पे।
विल्व नामक पर्वत पे। एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो कल हमने लास्ट टाइम हरिद्वार की वीडियो देखी थी उसमें एक बहादुराबाद लिखवाया था मैंने, जहाँ पे मैंने आपको सिंचाई वाला था, वो बहादुराबाद सिंचाई वाले को काट के, जो 3 अनुसंधान संस्थान वगैरह बताए थे मैंने आपको, वो बहादुराबाद सिंचाई वाले को काट के आप दूसरे वाले में कर देना जहाँ पे जल वाला है, ठीक है। यानी जो सेकेंड है देख लेना नेट में, बहादुराबाद है रुड़की के पास ही, ठीक। तो मनसा देवी का मंदिर जो है वो कहाँ पे है, विल्व नामक पर्वत पे है, एक चीज ये ध्यान देना। दूसरा यहाँ पे एक चंडी देवी का मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। चंडी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर ये है आपका नील पर्वत पे। कौन से पर्वत पे है, नील पर्वत पे, यानी ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक मनसा देवी है, एक चंडी देवी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक भारत माता का मंदिर प्रचलित है, एक दक्ष का मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगला लिखो भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। एक लिख लीजिए दक्ष मंदिर, दक्ष मंदिर, ठीक। तो कितने हो गए, मनसा देवी हो गया, चंडी देवी है, भारत माता मंदिर है, दक्ष मंदिर है, सबके सब आपका कहाँ पे, हरिद्वार जिले में। इसके अलावा 2-3 मंदिर और हैं, एक तो माया देवी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और एक इंपॉर्टेंट मंदिर उसका नाम लिख लीजिए सूर्येश्वरी मंदिर, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, एक माया देवी मंदिर लिख लीजिए, माया देवी मंदिर, और एक लिख लीजिए आप सूर्येश्वरी देवी। अब जो ये सूर्येश्वरी देवी करा रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। तो सूर्येश्वरी देवी, हो सकता है इस बार ये पूछ दे, सूर्येश्वरी देवी मंदिर, देवी का मंदिर, ठीक है। ये हो सकता है आपसे पूछ दे इस बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये मंदिर आपके हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता, दक्षिण मंदिर, माया देवी मंदिर और सूर्येश्वरी देवी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब आता है यहाँ पे मेलों की बात, यानी जो यहाँ पे मेले वगैरह होते हैं, तो बहुत उस टाइप के मेले नहीं होते हैं, क्योंकि धाम है अपने आप में, हमेशा ही मेला समझ के चलिए आप, 12 मास मेले ही मान के चलिए। आपने जैसे ही ये सब नोट किए होंगे, आप हेडिंग क्या डालेंगे, मेले हेडिंग मत डाल दिए, ऐसे ही लिख लीजिए। 2-3 है यहाँ पे, एक कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में इस बार चल रहा है, तो मेले में क्या लिखोगे आप, पहला कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला यहाँ 4 जगह पे आपको, जैसे उज्जैन का भी सुना होगा, नासिक का भी सुना होगा, हरिद्वार का सुना होगा। तो कुंभ मेला जो हरिद्वार में होता है कितने, प्रत्येक 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्षों में लिख लीजिए, ठीक है। यानी कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है, 12 वर्षों में। इसके बारे में पढ़ लेना आप, नेट वगैरह में मिल जाएगा आपको। और एक जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, उसने इस मेले को, इसके लिए क्या यूज़ किया था, मोक्ष पर्व, उसने इसको बताया था। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ह्वेनसांग द्वारा इसे मोक्ष पर्व कहा गया। ह्वेनसांग कौन था, ह्वेनसांग एक चीन का यात्री था, बौद्ध यात्री, उसके द्वारा इसे मोक्ष पर्व कहा गया, मोक्ष पर्व, ठीक है। तो ध्यान रखना, ह्वेनसांग कौन था, एक चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उस दौरान वो हरिद्वार की यात्रा में भी आया था। उसने इस कुंभ मेले को, या कुंभ को, इसको, इस स्थान को क्या बोला था, मोक्ष पर्व नाम से संबोधित किया था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ह्वेनसांग ने किसे मोक्ष पर्व कहा था, तो आपका क्या बताओगे, अपना कुंभ मेला। इसके अलावा जो यहाँ पे है कांवड़, तो पता ही होगा आपको, जो मानसून यानी जो आपका जुलाई वगैरह के टाइम पे कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ी आते हैं शिव के भक्त जो है, वो तो पता ही है, वो नॉर्मली है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगला आप लोग यहाँ पे देखना, कांवड़ मेला लिख लीजिए, कांवड़ उत्सव लिख लीजिए, और आपने एक तो कुंभ मेला लिख लिया होगा। एक यहाँ पे रुड़की के पास होता है पिरान कलियर उत्सव, यानी पिरान कलियर का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, रुड़की के पास लगता है, उसको भी लिख लीजिए, पिरान कलियर मेला रुड़की लिख लेना। पिरान कलियर है रुड़की में, ठीक है, रुड़की के पास पिरान कलियर मेला या उत्सव जो भी कहते हैं आप, ये हिंदू जो धर्म है या मुस्लिम जो धर्म है उनका जो आपका आस्था का केंद्र है, और बाकी अन्य धर्म के लोग भी इस स्थान पे आते हैं। तो पिरान कलियर मेला रुड़की कर देना। अब आती है यहाँ पे जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है, यानी कौन कौन सी यहाँ पे परियोजना चलती हैं उसका आपको लिखना है। तो हेडिंग डालिए परियोजना, यानी हरिद्वार में कौन कौन से प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, एक पथरी परियोजना कर दीजिए जो गंगा नहर पे ही निकली हुई है, और एक मोहम्मदपुर परियोजना कर दीजिए, 2 गंगा नदी पे ही है। क्या क्या करोगे, पथरी परियोजना, पथरी परियोजना, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे, मोहम्मदपुर परियोजना, मोहम्मदपुर परियोजना,
ये दोनों परियोजनाएं आप कहाँ कर दोगे, मोहम्मदपुर परियोजना और पथरी परियोजना, दो के दो परियोजना कहाँ पे है, हरिद्वार में, गंगा नदी पे, ये गंगा नहर में ही है, ठीक है, गंगा नहर निकाली गई है, तो ये दो के परियोजना कहाँ कर दोगे, पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना दोनों ही कहाँ है, गंगा नहर पे हैं, यानी गंगा पे हैं, ठीक। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको लिखना है, हेडिंग डाल दीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर आपको क्या क्या लिखना है वो देखना है, ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अब इस महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा, वो आप लोग लिख लीजिए। पहला आपको लिखना है झिलमिल झील आरक्षित। देखिए झील परियोजना, ठीक है, तो पहला लिख लीजिए आरक्षित, झिलमिल झील आरक्षित, यानी जो रिजर्व है झिलमिल झील आरक्षित, यानी रिजर्व एक प्रकार का, जैसे आपने आसन का पढ़ा था उसी प्रकार का ये भी है झिलमिल झील आरक्षित। ये कहाँ है अगर आपसे पूछता है आप लोग बता देना, हरिद्वार जिले में। कहाँ है ये, हरिद्वार जिले में। अब हरिद्वार जिले में इस झिलमिल झील आरक्षित का निर्माण कब किया गया था, ये सन 2005 में ये बना था, तो ये बता देना सन 2005 का है झिलमिल झील आरक्षित, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब हुआ था इसका निर्माण, सर आपको बता देना 2005। यहाँ पे कुछ नहरें हैं जिसको बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर, वो इंपॉर्टेंट कर देना। दूसरा लिखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। इसका क्या मतलब है, जैसे जो गंगा रिवर आती है हरिद्वार में, सपोज वो ऐसे एंटर कर रही है इस प्रकार से, तो गंगा नदी के जो दायां तट है, यानी जो उसका राइट हैंड साइड है, उस साइड से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है, इस प्रकार से एक नहर निकाल दी, इसका नाम हो गया ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। ये ऊपरी गंगा नहर होगी और ये कहाँ तक जाती है, कानपुर तक जाती है। कहाँ तक लिखोगे, कानपुर तक। ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये कहाँ तक है पूछता है आपसे, तो आप बता देना कानपुर तक। और ये कहाँ है, यूपी, और इसका यूज क्या है, यूपी और हरिद्वार का जो इलाका है वहाँ पे सिंचाई में इसके जल का प्रयोग किया जाता है। तो अगला पॉइंट है इसी में, हरिद्वार प्लस यूपी के इलाकों में सिंचाई, हरिद्वार प्लस यूपी में सिंचाई कार्य हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस नहर का जो निर्माण हुआ था बताया जाता है लगभग 1842 से 1854-55 के बीच इसका निर्माण हुआ था, और इसका जो उद्घाटन किया था वो इंपॉर्टेंट करते ना, भारत का एक गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा किसी न किसी दिन, उसके 2 पार्ट होंगे, उसका नाम होगा भारत के गवर्नर जनरल। उस गवर्नर जनरल को मैंने जिस दिन पढ़ा दिया, मान के सुनना, जिस दिन मैंने आपको गवर्नर जनरल वाला टॉपिक पढ़ा दिया उस दिन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे उसको पढ़ते ही। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं आपको, ध्यान से सुनना, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा, और उस दिन ऐसा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो उसी से लगभग तय हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आप सही करके आगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से जितना हो पाता है तब तक करिए। ऊपरी गंगा नहर कानपुर तक है, हरिद्वार से निकाली गई है, यूपी और हरिद्वार में क्या करता है, सिंचाई का कार्य करता है। इसका जो निर्माण हुआ था लगभग किस समय इसका निर्माण हुआ था वो लिख लीजिए, 1842 से 54 के बीच इस समय इसका निर्माण बताया जाता है कि 1842 से 54, 1854 के आसपास इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और एक भारत के गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर देना, लॉर्ड डलहौजी द्वारा उद्घाटन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा उद्घाटन, डलहौजी द्वारा उद्घाटन, ठीक है। किसने किया था इसका, ये। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए, लेकिन समय का क्या है, अभाव है। फिर भी क्या होगा, जिला सीरीज जब कंप्लीट हो चुकी है अब तो इंडिविजुअल टॉपिक आएंगे, अब तो जो सिलेबस में दिया है वो पढ़ोगे, चाहे जीएस का सिलेबस है, चाहे, क्योंकि उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड के पोर्शन के अंदर आप इन चीज़ को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते हो। समग्र रूप से एक जिला सीरीज मैंने इसीलिए पढ़ाई क्योंकि आपका काम आसान हो जाए, और वो काम आसान कब होगा, अभी आपने जिला सीरीज पढ़ी है, अभी आगे देखना, जब मैं आगे की दूसरी क्लासेस लाऊंगा लिंक करूंगा जिला सीरीज से, तब पता चलेगा कि इस जिला सीरीज का फायदा क्या होगा।
जब मैं आपको एक दिन ऐसी क्लास दूंगा जहां आपको मैं नेशनल हाईवे बताऊंगा उत्तराखंड राज्य के जो न्यू अपडेटेड हैं, तब पता चलेगा इस जिला सीरीज की वैल्यू क्या है। वहां मैं ना कहीं देवप्रयाग का नाम लूंगा, कहीं रुद्रप्रयाग का, कहीं आपका ये ऊपर जाके रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के आसपास या आपका गुप्तकाशी वगैरह के, इस सब जगह के नाम लूंगा और वहां पे बताऊंगा कि यहाँ पे है। तब आपको समझ आएगा कि हाँ, मैप में हमने देखा था और कितना आसान हो जाएगा उत्तराखंड समझना। आप आगे आगे देखते जाइए और जीएस तो उससे भी आसान होगी। जितना उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ उससे आसान आपके लिए जीएस होने वाली, ये तो निश्चित मान के चलिए। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। अब इसी वीडियो के नीचे कमेंट मत कर देना सर जीएस करा दो, जीएस करा दो। होली के बाद ही जीएस कराऊंगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर के बारे में आपको पता है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका क्या काम है, सिंचाई वगैरह यूपी वगैरह के इलाके में कानपुर तक गई है, निर्माण इस समय में हुआ था। इसी ऊपरी गंगा नहर में 3-4 प्रकार के ड्रेनेज निकाले गए हैं। एक प्रकार का अपने आप में इसी से क्या निकाला गया है, कट टाइप का निकाला गया है, साइड से अलग से मतलब पानी वानी को निकाला गया है इसी नहर से। उन ड्रेनेजों के नाम लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस गंगा नहर से 4 बड़े ड्रेनेज का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। 4 बड़े ड्रेनेज को निकाला गया है, ड्रेनेज, ठीक है। उन ड्रेनेज में के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से निकले गए हैं। तो जो ड्रेनेज है उसके नाम लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए रानीपुर साइफल, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, रानीपुर ड्रेनेज, यानी रानीपुर के पास वहीं हरिद्वार में, उसका नाम है रानीपुर साइफन, ठीक है। क्या लिखोगे, पहला रानीपुर साइफन, एक ड्रेनेज ये हो गया। इसके अलावा जो 2-3 ड्रेनेज और है उसका नाम, एक पथरी लिख लीजिए, पथरी सुपर पैसेज, जो पथरी परियोजना का था वो इसी पे है। तो अगला लिख लीजिए पथरी सुपर पैसेज, पथरी सुपर पैसेज लिखना है, ठीक है। पथरी सुपर पैसेज लिखना है। इसके अलावा 2 और है, उसका एक का नाम लिख लीजिए सोलानी जल सेतु। क्या लिखोगे, सोलानी जल सेतु। इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसको लिखना सोलानी जल सेतु, देखना सोलानी जल सेतु, सोलानी जल सेतु। ये सब के सब किस में निकले हैं, ऊपरी गंगा नहर से निकले हैं। और अंतिम जो है सोलानी के बाद कौन सा आएगा आपका, रतमऊ जल सेतु। क्या लिखोगे, रतमऊ जल सेतु, रतमऊ जल सेतु, ठीक है। ये 4 प्रकार के इस नहर से ड्रेनेज निकाले गए हैं। एक का नाम है रानीपुर साइफन, एक का पथरी सुपर पैसेज, एक का सोलानी जल सेतु, एक का रतमऊ जल सेतु। ये 4 के 4 इसी से निकाले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपरी गंगा नहर के साथ साथ एक और नहर निकाली गई है, उसका नाम है पूर्वी गंगा नहर परियोजना। वो भी किस पे, गंगा नदी पे, हरिद्वार जिले में। और यूपी और हरिद्वार को उससे भी सिंचाई का फायदा होता है। तो क्या लिखोगे, पूर्वी गंगा नहर परियोजना, नहर परियोजना, ठीक है। ये पूर्वी गंगा नहर जो परियोजना है ये भी अपने आप में किस पे है, हरिद्वार में है। और इससे क्या फायदा होता है, लिख लीजिए हरिद्वार प्लस यूपी को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इससे सिंचाई सुविधा इससे उपलब्ध होती है, ठीक है। यूपी के कई जिले हैं आपका, उससे इसको फायदा होता है। ये तो क्या थी आपकी यहाँ पे जो परियोजना है या जो नहरें वगैरह निकाली के, वो ये चीज़ें थी। अब आपको एक हेडिंग डालनी है, उसको इंपोर्टेंट कर देना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसका नाम आप लिखोगे संस्कृत अकादमी। क्या लिखोगे, संस्कृत अकादमी हरिद्वार। इंपोर्टेंट कर देना इसको, संस्कृत अकादमी हरिद्वार, ठीक है। संस्कृत अकादमी हरिद्वार। इसके बारे में देखो क्या क्या फैक्ट आपको लिखने हैं। इसके बारे में जो पहला फैक्ट आता है, अब देखो ये है क्या, संस्कृत अकादमी नाम से ही लग रहा है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। डिटेल आपको मिल जाएगी इसी के बारे में, इसी के साइट पे जाके आप लोग पढ़ लेना। इसकी जो स्थापना हुई थी, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, हाँ। थोड़ा आप लोगों को यहाँ कहीं यूके SSS का दिमाग न सनक जाए और क्वेश्चन आपसे पूछ के बेहोश न कर दे आपको, थोड़ा इस वाले पॉइंट को ध्यान देना। इसकी जो स्थापना हुई है एक शासनादेश से हुई है। शासनादेश क्या होता है, शासन कोई आदेश जारी करता है। यानी जैसे हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोगों के सिस्टम में क्या होगा, हमारे राज्य में कोई भी नई चीज़ हो रही है, कोई भी कानून बन रहा है, कानून नहीं, कोई भी नई चीज़ हो रही है, कोई ऑर्डर जारी करती है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं शासनादेश, यानी शासन का आदेश। यानी जो सेक्रेटरीट है वहाँ से आदेश निकलते हैं गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद। उस ऑर्डर का जो क्रम था, सन 2002 में वो ऑर्डर निकला था, उसके माध्यम से संस्कृत अकादमी हरिद्वार की स्थापना हुई है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। इसकी जो स्थापना हुई है वर्ष 2002 के, पूरा देखना, स्थापना पूरा इसे लिखना, वर्ष 2002 के शासनादेश से,
शासनादेश से इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। अब आप कहोगे सर इसकी स्थापना तो 2005 पढ़ा है, पूरा समझाऊंगा, ध्यान से देना। जब क्या हो गया, जैसे आज से 5 साल बाद कोई चीज़ बनने वाली होगी और आज उसका शासनादेश जारी हो गया कि इतने को ये बना दिया जाएगा, तो इसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 के शासनादेश से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, पढ़ना, इसके बारे में, इनके बारे में पढ़ना, वो खुद बता देंगे। लिखा भी होगा आपको 20 दिसंबर 2002 के शासनादेश संख्या से। क्या लिखा होगा, 20, ये शासनादेश आया था 20 दिसंबर 2002 के शासनादेश से। 20 दिसंबर 2002 के शासनादेश से क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और उस टाइम उत्तराखंड के जो सीएम थे कौन थे, एनडी तिवारी, एनडी नारायण दत्त तिवारी जी इसके कौन थे, सीएम थे। ठीक है, यानी उस समय यहाँ के सीएम थे इसके माध्यम से। और हो सकता है कि ये कंप्लीट हुआ, इसने वर्क करना शुरू किया, वो इसीलिए स्थापना क्या लिखा रहता है, 2005। पेपरों में जो क्वेश्चन आता है इसीलिए वो क्या लिखा रहता है, 2005। यानी इस वर्ष 2002 के शासनादेश संख्या इतने से इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और निर्माण कंप्लीट कब हुआ, यानी इसको जो बनाया गया, इसने वर्किंग किया होगा, तो वो कब से किया होगा, 2005 से। वो ये है। अब पेपर में कभी क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी, आपको 2005 देखेगा, तो आंख बंद करके 2005 कर देना। बाई चांस कभी ऐसा हो गया, बाई चांस, क्या पता कब क्या हो जाए, ये ऑप्शन नहीं दिखे 2005, ऑप्शन आपको अलग दिखे दें, 2001, 2002, 2003 और 2004। इस केस में क्या करोगे, आपको ज़्यादातर पेपर में ऑप्शन यही दिखेगा, लेकिन इस शासनादेश संख्या से हो रखा है 2002 से, तो इसकी वेबसाइट भी खुद कहती है कि हाँ ये 2002 के से ही इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया, इसको बनाया गया था। तो आप लोग इसकी ओर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, वर्ष 2002 के माध्यम से इसके क्या होता है, स्थापना हुई थी, अगर ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, ये क्या था, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी। हाल फिलहाल में इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, इसका जो है नाम है उसको बदल दिया गया, तो इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो अगला पॉइंट इसमें लिखो, हाल ही में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम, यानी उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम, उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, हरिद्वार कौमा उत्तराखंड, ये इसका क्या हुआ है, पूरा नाम है। इसका पूरा जो नाम हो गया है वो हो गया उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, फिर कौमा लगा के उत्तराखंड। यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा क्या कर दिया गया, नाम कर दिया गया। आदेश मतलब इसमें घोषणा की गई थी, इसमें बैठक हुई थी, इसका नाम ये होगा, और वो सितंबर 2020 में ही बैठक हुई थी। इसके आदेश दिए गए थे कि इसका नाम ये होगा, सितंबर 2020 का ये आदेश था। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, ये क्या इसके बारे में था, संस्कृत अकादमी हरिद्वार के बारे में था। इसी के साथ जिला सीरीज आज आपकी समाप्त होती है। जिला सीरीज का हमने समापन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी जिला सीरीज आप लोगों के समझ आई होगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को जिला सीरीज कैसी लगी। अगली बात ध्यान से सुनना, जिला सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक नई सीरीज आने वाली है। उस सीरीज का मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, इससे बेहतर सीरीज होगी। जिस सीरीज के लिए एक नई कॉपी बनाओगे, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, जिसका नाम होगा उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक आईटी टॉपिक सीरीज। ये टॉपिक आएंगे। अब बताइए इसके अंदर पढ़ना क्या है। आप कहोगे सर ये तो पढ़ाओगे, कौन पढ़ाएगा आपको उत्तराखंड के व्यक्तित्व, उत्तराखंड के व्यक्तित्व, उत्तराखंड की जनजाति, ठीक है, उत्तराखंड के नए नेशनल हाईवे, इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें आपको दिखेंगी ये मैं पढ़ाऊंगा। बहुत से लोगों ने कहा सर उत्तराखंड की नदियाँ एक बार करा दो, नदियाँ करा दो, हाथ जोड़ रहे हैं। जिला सीरीज पढ़ने के बाद भी अगर आपको नदियाँ समझ में नहीं आई तो कैसे आएगी बताओ, करा दूंगा, टेंशन मत लेना। इस प्रकार के टॉपिक आएंगे, ये कोई परीक्षावाणी वगैरह से नहीं होंगे, वो तो आपको पता ही है, आप पढ़ ही रहे हैं। इसमें ऐसी चीज़ें दूंगा आप मतलब भरोसा नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं करेंगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ें सुनी होंगी। तो इसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख आयोग, उत्तराखंड के प्रमुख बोर्ड,
ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा सेशन रहेगा। बस आपको क्या करना है ये बताना है कि आप लोगों को जिला सीरीज कैसी लगी। बिना जिला सीरीज के पीछे कमेंट किए नहीं मैं इसको कराऊंगा, तो आगे के लिए बहुत सा प्लान है। ये उत्तराखंड हमारी इस प्रकार से चलेगी। और होमवर्क के रूप में मैंने कल आपको दिया था उत्तराखंड इतिहास का पहला वीडियो, उसका नाम था उत्तराखंड की आदिम जाति, और उसके साथ था देहरादून जिला। उत्तराखंड के इतिहास का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है कुलिंद राजवंश, पुलिंद राजवंश के साथ जिला सीरीज पौड़ी कंप्लीट कर लेना आज। पौड़ी गढ़वाल, ये दोनों चीज़ें करा रखी हैं। ये दो के दो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसी के साथ जिला सीरीज का समापन होता है। कमेंट करके बता देना। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।